मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो विश्व भूगोल हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, यह वीडियो 2 दिन तक ही रहेंगे। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो ये आपकी जवाबदारी होगी। अब ये वीडियो सब शिफ्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन पर, और 20 जनवरी से एप्लीकेशन पर आपको विश्व भूगोल के वीडियोस और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगे। 20 जनवरी से पहले मैसेज मत करना और खुद परेशान मत होना, मुझे भी परेशान मत करना। एमपीपीएससी मेंस के लिए विश्व भूगोल की श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पर्वतों का वर्गीकरण, विश्व के प्रमुख पर्वत, वो सब चीजें पढ़ी हैं जो एमपीपीएससी सीधे एग्जाम में हमसे पूछता है। अब पर्वतों से संबंधित एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, पर्वतों का निर्माण। जैसे 2022 का जो मेंस हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है, हिस्ट्री आता है, जिसमें उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आए थे कि लोगों के फेफड़े हिल गए, बाहर आ गए फेफड़े। उसका प्रमुख कारण यह है कि एमपीपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। पता नहीं कब किस लेवल का कहां प्रश्न पूछ दे। वो कभी पेपर बहुत सरल बनाता है, कभी पेपर बहुत कठिन बना देता है। दोनों ही स्थितियों में हम लोगों का ही नुकसान है। पेपर अगर ज्यादा सरल आ गया, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, नंबर उसी के अच्छे आएंगे जो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा, और वो डिमांड फुलफिल करेगा जो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। मेरी ये कोशिश है कि जो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं बेसिक चीजों को तो कवर कर ही लूं, जैसे कि पिछली 2 क्लासों में कवर किया है। यानी अगर पीएससी ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न पूछेगा बेसिक लेवल का, तो क्या पूछेगा? महाद्वीपों के पर्वत पूछ सकता है, या फिर पर्वतों के प्रकार या उनका वर्गीकरण, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा है। आज की क्लास में एक कदम आगे चल के देखते हैं कि अगर एमपीपीएससी पर्वतों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिसमें कॉन्सेप्ट फंसे हुए हैं, तो फिर वही बच्चा इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा जिसका बेसिक बहुत क्लियर है पर्वतों को लेकर और उनके निर्माण के सिद्धांतों को लेकर। अब पर्वतों के निर्माण के सिद्धांत के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे परिकल्पनाएं दी गई हैं, और हम सभी सिद्धांतों को पढ़कर जाएं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए तो ये हमारी मूर्खता भी होगी, और नहीं पढ़कर जाएंगे तो ये और ज्यादा मूर्खता होगी। क्योंकि जब पीएससी ने कहा है कि पर्वत पढ़कर आइए, तो फिर पर्वत पढ़कर आइए। तो पर्वतों का एक लक्षण या एक डायमेंशन ये भी है कि पर्वतों की उत्पत्ति और उनके सिद्धांतों को पढ़ के आना है आपको। अब इसमें जब हम सिद्धांत निकालते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। उन बहुत ज्यादा लंबी लिस्टों में भी कुछ सिद्धांत मैंने यहाँ पे सामने निकाले हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी इसी के ऊपर आंसर राइटिंग ज्यादा करेंगे। बाकी के जो बचे हुए सिद्धांत हैं ये मेरी नजर में तथाकथित सिद्धांत हैं जो खुद आलोचनाओं के घेरे में हैं। हालांकि आलोचनाओं के घेरे में ये ऊपर के दोनों सिद्धांत भी हैं, पर इन चारों सिद्धांतों की अपेक्षा ये ऊपर के 2 सिद्धांत कम आलोचनाओं के घेरे में हैं। तो सर क्या करना चाहिए? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सभी सिद्धांत तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर इसमें से कुछ एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। जैसे कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, इसकी क्लास आज ही होने वाली है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यह आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये एप्लीकेशन पर मिलेगी। चलिए, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत को समझने से पहले एग्जाम की डिमांड देखो कि पहले तो देखो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब हमको पढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कोपेन का वर्गीकरण। अब उसने हमसे प्रश्न पूछा था जलवायु पढ़कर आइए। अब वहीं कहीं भी कोपेन का नाम नहीं है, हो सकता है भविष्य में वो थार्नबर्ग पूछ ले। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी आपको टर्म दिया गया है, जैसे पर्वत या पठार, अगर उस पर्वत या पठार की उत्पत्ति से संबंधित कोई सिद्धांत है तो थोड़ी सी जानकारी एग्जाम में लेकर आइए। और उसमें सबसे प्रमुख है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। आलोचनाओं में घिरा होने के बावजूद भी इसको प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यह और सभी सिद्धांतों का आधार तैयार करता है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी शामिल है। तो कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको देखिए एक बार। कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से अगर मैं प्रश्न निकालूं तो इनको 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। अगर वो 3 मार्कर्स में पूछेगा कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से, तो 3 ही डायमेंशन मेरी नजर में बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत भी हो जाऊं, पर जहां तक है वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। कोवर के भूसन्नति सिद्धांत में जो पहला प्रश्न वो पूछ सकता है कि भूसन्नति से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए, यानी भूसन्नति को परिभाषित कीजिए। ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है भूसन्नतियों की विशेषताएं बताइए। और तीसरा प्रश्न जो पूछ सकता है पीएससी या फिर एग्जाम,
वो इस चीज को लेकर पूछ सकता है कि जो कोवर आप पढ़ रहे हो, उस कोवर ने जो टर्म यूज किए हैं पूरी प्रोसेस के दौरान, उन टर्म को आप जानते हैं या नहीं, उसको लेकर भी प्रश्न पूछेगा। जैसे 3 नंबर में मान लो कि ओरोजन आ जाए। अब ओरोजन आ गया तो इसको कैसे आगे लिखना है, क्या परिभाषित करना है, पता ही नहीं है, क्योंकि शब्दावलियां तो पीएससी पूछती है। तो इस हिसाब से हमने 3 मार्कर्स कोवर को ऐसे देखेंगे कि पहले 3 मार्कर्स अपने नोट्स बनाएंगे, जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। फिर अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोवर से 5 मार्कर्स कैसे बन सकता है, तो ऐसे बन सकता है कि कोवर के सिद्धांत की अवधारणाओं को लिखिए। तो मोटी मोटी हमारे दिमाग में कुछ अवधारणाएं होनी चाहिए। यहां अवधारणाओं का मतलब होता है कि कोवर जब वो सिद्धांत दे रहा होगा, पर्वतों की उत्पत्ति की बात सोच रहा होगा, तो बात सोचते समय उसने जिन जिन बातों को अपनी किताब में लिखा है, जो विचार उसने सोचे होंगे पर्वत निर्माण के लिए, बस उन्हीं विचारों के समूह को कोवर के सिद्धांत की अवधारणा कहा जाएगा। एक प्रश्न बनेगा कि भूसन्नति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। और एक प्रश्न बन सकता है 5 नंबर में कि कोवर सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं को लिखिए, या फिर कोवर के पर्वत निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को लिखिए कि जो कोवर पर्वतों का निर्माण कर रहा है यह कितनी अवस्थाओं में कर सकता है, पहले 2 अवस्था, 3 अवस्था, 12 अवस्था, 20 अवस्था। तो वो अवस्थाएं आपको हो सकता है वहां पर लिखनी पड़े। अगर ये 3 नंबर में आए तो 3 नाम लिख देना, और 5 नंबर में आए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देना। एक्चुअली जब 5 नंबर में आएगा तो इसकी 5 अवस्थाएं भी हो सकती हैं। 5 अवस्थाएं ऐसी होंगी, पहला है जियोसिंक्लिनल, दूसरा है टेक्टोनिक, तीसरा है ओरोजेनिक, इस प्रकार से लिथोजेनिस और ग्लिप्टोजेनिस 5 अवस्थाएं हैं जो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। पर प्रमुख रूप से इसकी 3 ही अवस्था हैं जो पीएससी के हिसाब से समझी जाती हैं। एक और इसका डायमेंशन रह जाता है, और वो डायमेंशन है 11 मार्कर्स। 11 मार्कर्स जब आप देखते हो तो इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन बनेगा, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इस सिद्धांत से पर्वत की उत्पत्ति भी बताइए, पर लास्ट में इसकी आलोचना भी कीजिए कि इस सिद्धांत की ने पर्वत की उत्पत्ति करने के बावजूद भी इसकी आलोचना क्यों हुई, इसको उतनी मान्यता क्यों नहीं मिली। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, कैसे पर्वत निर्माण हो रहा है कोवर के अनुसार, और उसके महत्व को समझाइए। अब ये मेरी परिकल्पना है कि शायद ऐसा प्रश्न आए। अब आने के चांसेस कितने हैं ये बताओ। आने के चांसेस हैं केवल 40%, ना आने के चांसेस हैं 60%। और मैं क्लियर कर दूं कि जो आप एसडीएम बनते हो वो 60% पर बन जाते हो। यानी कि अगर 100% क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन आप सही करके आते हो, 1400 का मेंस होगा, और यदि आपने लगभग इसमें 800 छाप दिए तो 100 नंबर तो इंटरव्यू में ले आओगे मरते कटते। एक कोई बच्चा है उसको तो इंटरव्यू में 57 नंबर दिए इस बार 2019 का जो इंटरव्यू हुआ था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, फिर भी वो सिलेक्ट हुआ, एससी का बच्चा था। अरे शर्म आने चाहिए इंटरव्यूअर को, पर ऐसा कहना भी गलत है। हो सकता है वो बच्चा नर्वस हो गया हो, पर उस बच्चे के मेंस में बहुत नंबर थे। तो सब बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो। आप बहुत टैलेंटेड होते हो, पर कभी कभी क्या है कि हम नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करो। और अगर उस बच्चे के 100 नंबर भी आते ना तो वो एसडीएम हो जाता बच्चा। मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, एससी कैटेगरी का बच्चा है वो। तो अगर आपने 100 नंबर लाए, 100 क्वेश्चन मतलब 100 के आसपास अगर आ गया तो 900 नंबर हो रहे हैं, तुम प्रॉपर हो जाओगे। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, और अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। अब इसमें 2 प्रकार हैं, कुछ इसमें बहुत जल्दबाजी में होंगे, हाय तौबा वाले की मार साहब जल्दी जल्दी पढ़ा दो, हमें मतलब सूसू लगी है, जल्दी करके सूसू करने जाना है फिर हमें। एक वो होंगे कि सर आराम से पढ़ा दो, चीज़ों को समझा दो, क्योंकि एग्जाम में रटा हुआ नहीं जाएगा। 30 यूनिट हमको पढ़नी है सर। अगर प्रत्येक यूनिट के कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें तो फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने उत्तर को लिख पाएंगे। और जो लोग रटने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि बस सामने कंटेंट मिल जाए, अपन तो रट्टा लगा के पीडीएफ घोर के पी जाएंगे और एसडीएम बन जाएंगे, और बनते भी हैं लोग। और पीएससी में यही करना है, रटना ज़्यादा है, समझना कम है। तो पहले रटने वाला कंटेंट देख लो क्या क्या है। मैं थोड़ा सा इसका वो रिमोट कहाँ रखा है, हेलो हेलो हेलो। तो क्या रटना है वो देखो, ये इस प्रकार से पूरा कंटेंट मिलेगा। कोवर का परिचय लिखा हुआ है, भूसन्नति क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, भूसन्नति के प्रकार क्या होते हैं लिखा हुआ है, पर्वत निर्माण की अवस्थाएं क्या हैं लिखी हुई हैं, पर सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं वो लिखी हुई हैं,
और फिर उसके बाद अपन पूरी क्लास समझेंगे और उसको मैं समझाऊंगा लास्ट में एग्जाम्पल के साथ। तो अगर कंटेंट आपको चाहिए तो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म आपकी, और लगता है कि नहीं मार साहब मुझे समझना है, तो फिर समझने पे काम करते हैं। समझने के लिए इस कंटेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये क्या ड्रामा करना चाह रहे हैं, फिर हम इस कंटेंट को पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे। देखो जरा समझिए। हमें बनाना है पर्वत, और वो भी कोबर के अनुसार। पर्वत बनाने के लिए क्या करना है, अपने दिमाग को जरा सोचना। स्टार्टिंग में हमने क्लास में समझा था कि मान के चलना ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को मैं समझाने के लिए एक ऐसी पृथ्वी इमेजिन कर रहा हूं जो एक्चुअली मैं बना रहा हूं गलत है, पर ऐसा इमेजिन किया जा सकता है कि सोच लो पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। अब ऐसी पृथ्वी तो नहीं हो सकती, लेकिन मान लो कि पृथ्वी ऐसी है और आप यहां पर खड़े हुए हो, और जहां पे आप खड़े हो ये है पृथ्वी की सतह है। और मैंने क्लास में से ऐसे समझाया था कि मानो यहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ है, और इस हैंडपंप का जो पाइप है वो इस प्रकार से सतह के अंदर जा रहा है। आप बोलोगे ये पाताल में जा रहा है, लेकिन ज्योग्राफी वाला बोलेगा सतह से केंद्र की ओर जा रहा है। वो जो सतह का जो केंद्र होता है यानी पृथ्वी के अंदर वाला भाग होता है, ये गर्म होता है। और गर्म है क्योंकि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा ही कार्य होता है। और अगर कहीं कार्य हो रहा होगा तो परिवर्तन तो जरूर होगा, और भूगोल में जो परिवर्तन होता है उससे परिमाण बदलता है। भूगोल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे ज्यामिति बदलती है, जियोमेट्री। भूगोल में परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान बदलता है, भूगोल में परिवर्तन होता है तो आकार बदलता है। अब जिस सतह पर आप खड़े हुए थे, यह सतह पहले सपाट थी। अचानक से अंदर कार्य हुआ पृथ्वी के अंदर, और इस कार्य की वजह से पृथ्वी जो सपाट थी उसमें परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन की वजह से हमारी सपाट सतह कुछ इस प्रकार से दिखने लगी। तो जो ऊबड़ खाबड़ ये सतह हमको दिखाई दे रही है, इनको उच्चावच कहा जाता है। और ऐसे उच्चावच जिनका आधार चौड़ा, शीर्ष नुकीला, ढाल तीव्र होता है, उनको पर्वत कहते हैं। पर्वत और पहाड़ी में बस इतना अंतर है कि पर्वत की ऊंचाई माना जाता है 1000 मीटर से ज्यादा है, और पहाड़ी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम लेकिन 600 मीटर से ज्यादा होती है। और हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वत, तो कोबर भी अगर पर्वत अपने दिमाग में रखेगा बनाने के लिए, तो वो कोशिश करेगा कि जो पृथ्वी की सपाट सतह है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन कर दो। और परिवर्तन करने के लिए तुमको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए तुमको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का मतलब है तुम्हें बल की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी परिवर्तन होगा बिना बल के नहीं हो सकता। तो जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, चाहे प्लेट टेक्टोनिक पढ़ें, चाहे डेली का पढ़ें, चाहे महाद्वीप विस्थापन पढ़ें, या फिर कोबर का ही सिद्धांत क्यों ना पढ़ें, आप याद रखना अगर वो पर्वत बना रहा है तो वो हर कोशिश करेगा कि पृथ्वी की जो सपाट सतह है उसमें उच्चावच यानी कि ऊंचा नीचा कुछ हो जाए, यानी कि सपाट सतह में परिवर्तन हो जाए। उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य के लिए बल चाहिए। बस वो बल क्या सोच रहा है यही उसकी अवधारणा हो जाएगी। तो हमें पूरी क्लास में ये समझने की कोशिश करना है कि जो कोबर है वो पर्वत बनाने के लिए पृथ्वी की सपाट सतह को उठाने की कोशिश करेगा, और उसमें जो वो बल सोचेगा बस वही पूरा बल उस कोबर के सिद्धांत का आधार बन जाएगा, जिसे कोबर का सिद्धांत कहा जाएगा। अब जब कोबर ने सोच लिया है कि हमको इसमें बल बनाना है, यानी पृथ्वी की सपाट सतह पर बल की उत्पत्ति करना है, तो उसने जो अपने अपने दिमाग में चीजें सोचना शुरू की वो उसकी अवधारणाएं हो जाएंगी। क्या अवधारणाएं होंगी समझना। मैं तुमको दो अवस्थाएं दे रहा हूं। पहला, एक यहां पर मान लो अवसाद रख दिया मैंने। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम, अवसाद इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट। ऐसे समझो कि यहां पर एक धूल का ढेला है, ढेला है धूल का। ढेला समझते हैं ना, धूल का एक, जैसे अनाज का वो एक पिंड नहीं बना देते हैं, धूल डालते जाओ तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड जैसी आकृति बन जाती। क्या बोलते हैं आप लोग, अपनी भाषा में समझ जाओ। और दूसरी तरफ एक पत्थर रखा हुआ है,
अब पत्थर इमेजिन करो इस प्रकार का है और धूल का ढेला भी इमेजिन करो इस प्रकार का है। अब मुझे बताओ, अगर इस पत्थर को आप दोनों तरीके से दबाना चाहोगे, यानी इधर से और इधर से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से जब दोनों पर दबाव डाले जाएगा और इस प्रकार से धूल को भी दबाव डाला जाए, तो कौन सा वाला जल्दी मुड़ जाएगा? तो आप बोलोगे धूल जल्दी मुड़ना शुरू करेगी, क्योंकि सर धूल कोमल है और पत्थर कठोर है। तो अब इसका काम क्या है कोवर का, कि जो पृथ्वी की सपाट सतह है उसमें वो कुछ परिवर्तन करना चाहेगा, उसको मोड़ना चाहेगा और ऐसे आकार में मोड़ने की कोशिश करेगा जो पर्वत की तरह दिखाई दे, यानी आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला हो। तो मोड़ने के लिए बल चाहिए और जिसको मोड़ा जा रहा है वो कोमल चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जो कोमल हो, अवसाद प्रकृति का हो, आसानी से मुड़ने की उसके अंदर विशेषता हो, सकरा हो, उथला हो, ऐसे ही स्थलाकृति को कोवर ने भूसन्नति कहा। भूसन्नति का मतलब आप ऐसे समझिए सीधी सी गांव की भाषा में, कि एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब में पूरे गांव के लोग जाके कचरा डालते थे, और होता भी है कि एक तालाब में पूरे गांव का कचरा जाके गिरता है। क्या होगा उस तालाब का, कि जो तालाब पहले गहरा था, साफ पानी वाला था, उस तालाब की गहराई निरंतर कम होती जाएगी, क्योंकि पूरे गांव का कचरा उस तालाब में आता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि गहरा तालाब, पानी से भरा हुआ तालाब, देखते ही देखते छिछला तालाब और कम पानी वाला तालाब होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि तालाब सूख जाएगा और जो हमें तालाब दिख रहा है वो छिछला, गहरा नहीं होगा, एक बेसिन नुमा हमें दिखाई देना शुरू करेगा। और इस बेसिन में ढेर सारा गांव का कचरा, जिसमें गाय का गोबर से लेके सब कुछ भरा हुआ है। तो इसी तालाब में जो गांव का कचरा भरा हुआ है उसको अवसाद कहा जाएगा, और इसी अवसाद से निर्मित यह उथली और सकरी स्थलाकृति भूसन्नति, इंग्लिश में कहें तो जियोसिंक्लाइन कहलाएगी। अब चूंकि ये एक एक टुकड़ों को इकट्ठा करके बना है, क्योंकि भाई रोज रोज कचरा आ रहा है, तो इसका जो मजबूती होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो जब कचड़े से बनता है कोई स्थलाकृति तो उसको अवसाद कहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं जो भूसन्नतियां हैं वो कुछ नहीं है, अवसादों का एक समूह है। ये बात आपको समझ में आई? तो जो बलन आने वाला है, अब कहानी का क्या एक मोड़ आ रहा है इसमें, कि कोवर का, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा सा चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। लिख के क्या आना है वो मैंने बता दिया है ना। थोड़ा सा जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए है क्लास, कि ये जो सपाट तुमको दिख रहा है पृथ्वी, अब इस सपाट पृथ्वी पे वो क्या बनाना चाहेगा? पर्वत। पर इसके लिए उसको चाहिए बल, और बल अगर कम है तो जिस चट्टान को मोड़ना चाह रहा है वो कोमल होनी चाहिए, और जो कोमल वो सोच रहा है अपने दिमाग में कि कोई एक ऐसी चट्टान, स्थलाकृति जिसको मोड़कर, या सपाट जमीन जिसको वो मोड़ना चाह रहा है और पर्वत बनाना चाह रहा है, उसको वो कह रहा है भूसन्नति। कोवर के दिमाग में चल रहा है कि जो पर्वत में बलन पड़ने वाले हैं, मोड़ पड़ने वाले हैं, जो पर्वत सिकुड़ने वाला है, जैसे कि हमारी बेड का चद्दर सिकुड़ता है, वो जो सिकुड़न है वो जिस पदार्थ में होगी, जिस संरचना में होगी, उसको भूसन्नति कहेंगे। इसीलिए भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। कोवर यह मानता है कि जहां जहां भूसन्नति है, तुम समझ लो उसमें पर्वत सो रहा है। जब भी उसमें कोई बल लगाएगा उस भूसन्नति से पर्वत खड़ा होगा और पर्वत का रूप ले लेगा। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब कोवर कैसे ये सब चीजें बनाएगा, भूसन्नति में बलन कैसे करेगा, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पेंजिया और पेंथलासा के कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत पड़ेगी।
और पेंजिया और पैंथलासा का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। जब यह कोबर 1956 में अपनी किताब लिख रहा 1926 में अपनी किताब लिख रहा था, तब तक पेंजिया और पैंथलासा का कॉन्सेप्ट आ चुका था। पेंजिया और पैंथलासा का कॉन्सेप्ट क्या है सब बच्चों को मालूम है, जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं बता दूं कि आज से करोड़ों साल पहले जो भी आप महाद्वीप देख रहे हैं वो सभी महाद्वीप आपस में एक साथ चिपके हुए थे, और जितने भी आप आज महासागर देख रहे हो बेटा, वो सभी महासागर एक साथ संलग्न हुआ करते थे और एक बहुत बड़ा महासागर बनाते थे। तो जो आज महासागर या सागर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उन सब का जल एक साथ मिलकर पैंथलासा नामक एक जल राशि बनाता था। तो ये पैंथलासा महासागर था, मतलब जब पृथ्वी अपने निर्माण की अवस्था से थोड़ा परिपक्व हो चुकी थी, तो उस समय केवल एक ही जल राशि थी जिसका नाम पैंथलासा था, और उस समय केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। आप ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी के निर्माण के समय एक ही महाद्वीप था, एक ही पैंथलासा यानी एक ही महासागर था। फिर समय गुजरा, इसमें कई सारी शक्तियों ने काम किया। जब शक्तियों ने काम किया तो यही जो पेंजिया है यह दो हिस्सों में टूट गया। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यह कहलाया अंगारा। क्योंकि जमीन का टुकड़ा है तो इसको लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। इसको प्यार से लॉरेंसिया भी कहा जाता है। और इसके जो नीचे वाला क्षेत्र था इसको कहा गया गोंडवाना। तो मैं इसको लिख सकता हूं गोंडवाना लैंड, यानी पेंजिया टूट के एक बन गया अंगारा और एक बन गया गोंडवाना। अब कॉन्सेप्ट तो ये है कि चारों तरफ जो पैंथलासा का पानी भरा हुआ था वो पानी इन दोनों के गैप में आके भरने लगेगा। तो यहां पर एक नई जल राशि का उद्भव हो जाएगा जो कि पहले नहीं थी, और इस जल राशि का नाम है टेथिस सागर। अब इस टेथिस सागर को तुम गांव का वही तालाब समझो जिसमें गांव भर का कचरा आकर गिर रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये पेंजिया टूटा तो कुछ समय के बाद गोंडवाना का जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर विस्थापित होने लगा, और जब गोंडवाना का हिस्सा ऊपर की ओर विस्थापित होगा तो यह कई सारे टुकड़ों में टूटकर महाद्वीप का रूप लेगा। अंगारा भी कई सारे टुकड़ों में टूटकर महाद्वीप का रूप लेगा, और लेकिन निरंतर उसमें विस्तार होता रहेगा। और जब निरंतर विस्तार होता रहेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी। किन के बीच की? अंगारा की और गोंडवाना की। तो इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? पानी। अब जब दो महाद्वीप एक दूसरे के पास जा रहे हैं या जमीन के टुकड़े, और बीच में अगर कोई जल राशि है तो उन जमीन के टुकड़ों में कई सारे अवसाद होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी नदियां होंगी जो यहां से निकल रही होंगी, इसकी भी कई सारी नदियां होंगी जो इसमें आके गिर रही होंगी टेथिस सागर में। तो उन नदियों में क्या आ रहा होगा? अवसाद आ रहा होगा। जो नया नया टेथिस सागर बना है उसमें ढेर सारा अवसाद आना शुरू हो गया होगा। तो वो जो गहरा था वो कैसा होने लगा? छिछला होने लगा। पहले दो क्षेत्रों के बीच की दूरी ज्यादा थी, फिर इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी में कमी आने लगी। तो जो बीच में नई जल राशि खुली थी उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कम होने लगा। जब क्षेत्र कम होता है तो उसको कहते हैं सकरा। और चूंकि इनकी नदियों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के अवसाद इस टेथिस सागर में आने लगे तो यह हो गया उथला। अब चूंकि इसमें अवसाद भर रहे हैं तो ये बना किससे है? अवसादों से। तो भूसन्नति क्या होता है? सकरी, उथली और अवसादों से बनने वाली स्थलाकृतियां होती हैं, और इन स्थलाकृतियों में जो वजन होता है मृदा में या अवसाद में, उन वजह की वजह से जो गड्ढा बन जाता है, जो जमीन धंस जाती है, उस धसी हुई जमीन और अवसादों से मिश्रण के चीजों को भूसन्नति कहा जाता है। तो भूसन्नति बोलूंगा तो तुम समझ जाना कि अवसाद है। और जो आज हमको टेथिस सागर दिख रहा है, जब इसमें टक्कर हुई ये टेथिस सागर अवसाद बना, और अवसाद बनेगा तो बल लगेगा, और बल लग रहा होगा तो बलन पड़ेगा, और बलन पड़ेगा तो पर्वत बनेगा। जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। यानी विद्वान ये मानते हैं कि जो हिमालय में अवसाद है वो टेथिस सागर का है।
मतलब वो अवसाद कितना ऊपर उठ गया, तुम समझ सकते हो कि जो भी आज बलित पर्वत बन रहे हैं वो अवसादों से ही बनते हैं, उनके बलन के पड़ने से बनते हैं, ऐसा कोबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोबर का और कॉन्सेप्ट समझना क्या कह रहा है। कोबर ये भी एज्यूम कर रहा है, कोबर को समझने की कोशिश करना, कोबर ये भी एज्यूम कर रहा है कि मान के चलना ये वाला जो पॉइंट है ये है अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था ये है गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में बताओ क्या है, इन दोनों के बीच में एक सागर है जिसे वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, मतलब मान के चलते हैं हम लोग टेथिस सागर। अब कोबर को समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इस डायग्राम को ऐसे घुमा देता हूं समझाने के लिए, तो ये डायग्राम हमको अब ऐसा दिखाई देगा, यूं। अब मान के चलना, ये सब बोल रहा हूं मान के चलना, ऐसा कुछ है नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान के चलो। ये वाला जो हिस्सा है ये बताओ क्या हो जाएगा, गोंडवाना। क्या हो गया ये, गोंडवाना, क्योंकि मैंने ऐसे रोटेट किया है ना ये वाला डायग्राम। तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड। और ये बीच में बोलो क्या है, तब आप बोलोगे कि सर इसका नाम है टेथिस सागर। इसको नीले रंग से भर दूं, अब पॉइंट को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि इस गोंडवाना से जो अवसाद जा रहा है वो टेथिस सागर में जाकर गिर रहा होगा, इस अंगारा का जो अवसाद होगा वो भी टेथिस सागर में जाकर गिर रहा होगा। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, इस अंगारा से अवसाद को ऐसे गिराना है टेथिस सागर में, तो इसकी जो तली है टेथिस सागर की वो देखो यहां तक भर गई, इसका मतलब इतनी तली में जमा हो गया। अब इसका जो गहराई है वो कम होती जा रही है, बोलो हाँ या ना। कुछ समय और हुआ, करोड़ों साल की प्रोसेस है, तो इसमें एक लेयर मैंने और बना दी ऐसे, तो जो इसकी गहराई थी अब वो तुम्हारे देखते ही देखते और कम हो गई, बोलो हाँ या ना। समय बीतता गया, लेयर के ऊपर लेयर्स बनती गई। जब ये लेयर्स बन रही थी तो इसमें दो प्रोसेस हैं जो तुमको दिमाग में रखने हैं। पहला काम तो ये हुआ कि इतने सारे अवसादों के जमाव के कारण इस टेथिस सागर की तली में वजन पड़ा, और इस वजन की वजह से यह तली नीचे की ओर भागना शुरू की, और इस भागती हुई प्रोसेस को कहा गया अवतलन, या मैं ये कह सकता हूं कि धसान। यानी कि दोनों जमीन के बीच में, जो कि एक अंगारा मान के चलो और एक गोंडवाना मान के चलो, और ये ऐसे वैसी जमीन नहीं है, ये बहुत कठोर है और बहुत जटिल है। इनको फोरलैंड कहा है उसने, शीर्ष देश। तो दो कठोर स्थल खंडों के बीच जो अवसाद प्राप्त होता है, उस अवसाद का सकरा एवं छिछला, वह भाग जहां पर अवतलन से धसान बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उसको ही भूसन्नति कहा जाता है। अब मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब ये क्रिया तो निरंतर चलती रह रही है, और ये जो सकरा और छिछला क्षेत्र है इसमें वृद्धि होती जा रही है।
इस ससरे और सकरे और छिछले क्षेत्रों में वृद्धि होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि इस सी लेवल पर यह तालाब पूरा भर जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो? अब तालाब देखो, अगर तुम्हारी नाव यहां पर चल रही है बेटा, ये देखो ये नाव अगर यहां पर चल रही है तुम्हारी, तो अगर तुम यहां से कूदते हो तो अब तालाब की जो गहराई है वो केवल इतनी बची हुई है, पर इसमें जमाव अभी निरंतर चालू है। जमाव निरंतर चालू होने की वजह से अब जो तालाब का मलबा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। तालाब भर चुका है, पानी गायब हो चुका है। लेकिन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अवसाद आ रहा होगा उतना ज्यादा ये नीचे की ओर धंस रहा होगा, और जब यह नीचे की ओर धंसेगा तो ये दोनों जो कठोर खंड हैं इस धसाव की वजह से इधर की ओर भागना शुरू करेंगे, यह भी इधर की ओर भागना शुरू करेगा, और जब यह इधर की ओर भागेगा तो इनके बीच की दूरी और कम होगी। तो जो इसमें मलबा भरा है उस मलबे में इस प्रकार से उत्थान होना शुरू करेगा, और ये जो उत्थान इस प्रकार से हो रहा है धीरे धीरे, यही उत्थान पर्वतों का रूप लेने लगता है। तो ये जो पर्वत बन रहे हैं ये किस में बन रहे हैं? अवसादों में बन रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये पर्वत ऊंचे क्यों उठे? क्योंकि तुमने कहा कि सर इसमें बल लगा। अब प्रश्न यहीं पर समझना, प्लेट टेक्टोनिक को इसमें क्या अंतर है? बल क्यों लगा? तो कुछ लोग ये बोलेंगे क्योंकि सर ये दोनों खंड आपस में आ रहे हैं तो इसमें दबाव पड़ने की वजह से ऊपर उठ रहा है, जबकि उल्टा है, दबाव पड़ रहा था इसीलिए ये खंड पास पास आ रहे हैं। सर हम नहीं समझे, समझा देते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो मैं ऐसे समझो, नया डायग्राम यहां पे बना देता हूं। अब तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? कमेंट करके बताना कि हाँ हमारा साहब समझ में आ रहा है। पीएससी की डिमांड तो अपन पूरी कर चुके हैं, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट दिलवा दी है आपको। पीएससी वही पूछेगी, लेकिन ये तो बात नहीं, तो लोग बोलेंगे कि सर स्लाइड लगा के केवल अंडरलाइन बना रहे हो, कैसे मास्टर वो पढ़ाया नहीं तुमने? तो पढ़ लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, यही तो कंडीशन है। कंडीशन को समझना, ये वाला भाग कौन सा था? अंगारा। और ये वाला भाग कौन सा था? गोंडवाना। और यहां पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ था। इसमें धीरे धीरे क्या इकट्ठा हुआ? अवसाद। फिर इन अवसादों में क्या पड़ने लगे? बलन। ये बलन क्यों पड़े? क्योंकि इसमें बल लगा। बल क्यों लग रहा था? तब याद आया कि सर बल इसलिए लग रहा था क्योंकि जो ये अवसाद आप भर रहे हो, इन अवसादों की वजन की वजह से इसमें धसान हुआ, अवतलन हुआ, और जब इसमें धसान होगा तो ये दोनों जो कठोर खंड थे, जिनको हम थोड़ी देर के लिए गोंडवाना और अंगारा मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, वैगनर ऐसा कुछ ओवर नहीं बोलेगा, वो एक दूसरे के पास आए, और इनको अगर लिखना होगा एग्जाम में तो इनको शीर्ष खंड लिख के आना। ये कठोर होते हैं। तो मान के चलना कि ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। अब इस डायग्राम को मैंने ऐसे उठाया, जिसमें मैंने ये पकड़ा हुआ है पेन, वो है ए, और जो है ये अंगूठा ये है बी। तो मैं ऐसे बोलता हूं, फिर से देखो, देखो ये बोलो सर ये ए खंड है, ये बोलो ये बी खंड है, इसका नाम क्या रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अंगारा। ये बोलो बेटा गोंडवाना। इन दोनों के बीच में क्या है? तैथिस सागर। अब क्या हो रहा है कि ये अंगारा से अवसाद आया तैथिस सागर में, गोंडवाना से अवसाद आया तैथिस सागर में, इस अवसाद का जमाव इस कागज में होने लगा। तो जब कागज में कोई वजन रखा जाएगा तो ये कागज इस प्रकार से सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा?
कागज नीचे की ओर भागेगा। तो जब कागज नीचे की ओर भाग रहा है तो मेरे दोनों अंगूठे एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब दोनों अंगूठे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्यों? सवाल सुनना, जवाब देना कि इस भूसन्नति में, यानी कि जिन अवसादों की हम बात कर रहे हैं, उसमें वजन बढ़ने से जो सागर का तल है वो नीचे धसा, तो जो कठोर पिंड थे वो एक दूसरे के पास आए। एक तो ये थ्योरी है। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि कठोर पिंड पास आ रहे हैं इसीलिए इसमें बलन पड़ रहा है। तो जो कोबर की थ्योरी है वो ये कहती है कि बलन तो पड़ते हैं क्योंकि ये दोनों पिंड पास आते हैं, पर ये दोनों पिंड पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमने मलबा जमा किया है उसका जो वजन है वो वजन नीचे की ओर उसको धकेल रहा है। तो जैसे ही वो प्लेट नीचे की ओर गई तो दोनों अंगूठे पास आए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम हुई। तो जो इसका मलबा भर चुका था उस मलबे में दबाव पड़ा और बलन बने, और इन्हीं से बनते हैं पर्वत, जिसे हम बोलते हैं कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। तो इस प्रकार से कोबर मानते हैं कि पृथ्वी जब ठंडी होकर संकुचित हो रही थी तो सिकुड़ेगी, और जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसके आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी होने का मतलब पहले वो फैली हुई थी फिर वो पास आने लगेगी। तो सिकुड़न की वजह से, संकुचन की वजह से यह स्थलाकृतियां बन रही हैं, ये कोबर मानता है। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं यहां तक? अब आ जाओ शुरुआत में आ जाओ वापस से चीजों को समझने के लिए। देखो, सबसे पहले कोबर के बारे में सुन लो। इनका पूरा नाम है लियोपोल्ड कोबर। कहां के हैं ये? भूगर्भ शास्त्री हैं जर्मनी के। इनका जन्म सितंबर 1883 में हुआ था और मृत्यु भी सितंबर में ही हुई थी, 1970 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, दर बाउ दर अर्डे, और यह पुस्तक 1923 के आसपास प्रकाशित हुई। और इसी समय वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा था, डेली का विसर्पण सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा था, और दुनिया भर के सभी जो विद्वान थे वो लगे हुए थे पृथ्वी की खोज करने में और पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के स्थापित सिद्धांतों को खंडन करने में। और याद रखना कि जो कोबर का प्रमुख सिद्धांत है पर्वत निर्माणों के लिए, वो बताता है कि बलन, अब चूंकि उन्होंने बलन शब्द तो यूज नहीं किया, वो शब्द यूज करते हैं मोड़, वो शब्द यूज करते हैं ओरोजेन। तो वो मानते हैं कि जो मैं ओरोजेन कर रहा हूं, ओरोजेन का मतलब पर्वतों का निर्माण, वो सामान्यतः कैसे पर्वतों के लिए माना जा रहा है? नवीन वलित पर्वतों के लिए। तो यहां से कोबर का एक सिद्धांत वैसे ही आलोचनाओं के घेरे में आ जाता है कि तुम अगर मोड़ से बना रहे हो पर्वत, क्योंकि संकुचन होने से मोड़ ही तो बनेंगे। वो बात अलग है कि फिर बाद में वेगनर के समर्थक बोलेंगे कि भ्रंश भी बन सकते हैं, संकुचन से व्युत्क्रमण भ्रंश बनेंगे, सही बात है, पर वेगनर तो नहीं बेचारा बोल पाया, वो कोबर तो नहीं बोल पाया। तो इनकी आलोचना यही है कि तुम केवल अपने सिद्धांत से नवीन वलित पर्वतों को ही समझा पाए हो, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वतों की जो व्याख्या है वो तुम्हारे सिद्धांत से हो ही नहीं पा रही है। तो अगर हमें कोबर का परिचय में कुछ लिखना होगा तो ये लिख देना कि इनका जो सिद्धांत है वो ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा? भूसन्नति से प्रश्न बन सकते हैं कई सारे। अब एमपीपीएससी तो कब और कहां वाले प्रश्न पूछने लगी है कि बताओ रिमोट सेंसिंग का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, कहां हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न वो पूछने लगी। बताओ उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो कब आई थी और क्यों आई थी, तो वो ऐसे ही पूछ सकता है बताओ भूसन्नति की संकल्पना किसने दी थी, तो संकल्पना दी थी हाल और डाना ने। बताओ भूसन्नति जो शब्द है उसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? डाना ने। बताओ भूसन्नति संकल्पना सिद्धांत का पहला रूप किसने दिया था, तो आंसर है एमिल हॉग ने। बताओ इस सिद्धांत का प्रयोग करके किसने पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया था, तो आंसर है कोबर ने। तो भूसन्नति को और किस नाम से जाना जाता है? पर्वतों का पालना। इस प्रकार से भूसन्नति वाला पॉइंट खत्म कर सकते हो। अब भूसन्नति तो समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना? दो स्थल खंडों के बीच का अवसाद। परिभाषा कैसे लिखेंगे मास्टर साहब? लंबे, बिल्कुल सही है, सकरे और उथले, ये तीन शब्द तुम्हारी परिभाषा में आना चाहिए। पहली शर्त तो यही है कि ये तीन शब्द तुम्हारी परिभाषा में आने चाहिए, लंबे, सकरे और उथले। जलीय भाग होते हैं, सही बात है, क्योंकि जल में ही डूबा है अवसाद, फिर वो जल हट जाएगा, अवसाद बचेगा। जिसमें तलछटी निक्षेप, तलछटी मतलब तलों पर निक्षेप का मतलब इकट्ठा हो जाना। अब तालाब में मैंने बताया था गांव का कचरा इकट्ठा हो रहा है तो तालाब के तल में ही होगा ना, तो तलों के जो तलछटी निक्षेप है उसके जमाव से, जमाव माने उसके वजन से तली में धसाव होता है।
मतलब अवतलन हो जाता है, तो इसको ही हम भूसन्नति कहते हैं। और इसी भूसन्नति में पढ़ते हैं मोड़, उससे बनते हैं पर्वत, जिससे कोवर के सिद्धांत की व्याख्या होती है और पुष्टि होती है। अब भूसन्नति को लेकर एक प्रश्न और बनेगा कि भूसन्नतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला अंतर महाद्वीपीय, परिमहाद्वीपीय, परिसागरीय। अंतर महाद्वीपीय भूसन्नतियां ऐसी जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में निर्मित होती हों। उदाहरण अगर करना चाहें तो क्या हो सकता है, सबसे अच्छा उदाहरण है यूराल भूसन्नति, अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति का अच्छा उदाहरण है। फिर है परिमहाद्वीप। परिमहाद्वीप का मतलब महाद्वीप के किनारों पर, जैसे अपलेशियन भूसन्नति। अब अपलेशियन तो एक अवशिष्ट पर्वत है, पर मैं तो भूसन्नति की बात कर रहा हूं, कोबर के सिद्धांत की बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर है सीमांत भूसन्नति, इसको एक नाम से और जानते हैं परिसागरीय। यह सागरीय क्षेत्र में स्थलीय भागों में बनती है, जैसे कि एंडीज। इस प्रकार से हम 3 प्रकार की भूसन्नतियां लिख सकते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भूसन्नति किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, तो मेरे हिसाब से आप लिख पाएंगे। फिर अब पॉइंट यह है कि पर्वत निर्माण की अवस्थाएं बताओ। तो पर्वत निर्माण की कई सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन अगर 3 नंबर में आता है तो आप बोल देना लिथोजेनेसिस, इसका मतलब होता है भूसन्नति की अवस्था। फिर है ओरोजेनेसिस, पर्वत निर्माण की अवस्था। फिर है ग्लिप्टोजेनेसिस, विकास की अवस्था। अब 3 नंबर में आएगा तो आप ऐसे ही लिख के चले आएंगे डैश लगा के, सर आप इसका हिंदी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ शब्द इंग्लिश में ही लिख के और देवनागरी में लिखे जा सकते हैं, ये स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य है, मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूं। क्योंकि पहली बात तो कोबर का सिद्धांत जर्मन भाषा में है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। क्लियर है। तो वो सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें सिद्धांत की अवधारणाओं को मालूम चल जाए तो फिर हम पूरी कहानी को बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सिद्धांत की अवधारणाएं क्या होंगी। पहला कि यह जो पूरा सिद्धांत है, इसके लिए बल और शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि कोबर मानते हैं कि पृथ्वी के ठंडे होने के कारण जो संकुचन उत्पन्न हो रहा है, और वही संकुचन इनके सिद्धांत का प्रमुख बल है, जिसकी वजह से मोड़ पड़ने से पर्वत बन रहे हैं। और जब वो पर्वत बना रहे होते हैं, उस प्रक्रिया को कर रहे होते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान वो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पर्वत बनाएंगे तो कटक बोलेंगे, घाटी बोलेंगे, ऐसे ही उनके पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक शब्द है ओरोजेन। अब सोचो 3 नंबर में ओरोजेन आ जाए तो 3-3 नंबर कैसे निकालने हैं उसको यहां पर सीख लो एक बार। पहले तो लिखना यह जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है भूसन्नति। फिर होता है यह चंचल, यानी कि मोबाइलेबल है, मूव कर सकता है, बिल्कुल मूव कर सकता है। यह नियत नहीं है। भूसन्नति की पहली विशेषता है कि वह चंचल होता है, दूसरा अवसाद होता है, तीसरा नियत नहीं हो सकता, चौथा उसका कोई रूप नहीं होता है, पांचवा वो स्थानांतरित हो सकता है। इस प्रकार से भूसन्नतियों की विशेषताओं को लिख देना अगर प्रश्न पूछते हैं तो हमसे कहता है ओरोजेन चंचल होता है और कोमल होता है, तभी तो उसमें बलन पड़ पा रहे हैं। प्राप्ति कहाँ होती है, कठोर खंडों के मध्य होती है। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि अंगारा और गोंडवाना के बीच में जो अवसाद मिल रहे हैं वो हमारे लिए भूसन्नति है, जिसको कोबर ओरोजेन मान के चल रहा है कि इसी से होता है पर्वतों की उत्पत्ति। फिर वो बोलता है क्राटोजेन, जो तुमने अंगारा और गोंडवाना समझे हैं उसको कोबर क्राटोजेन बोल रहा है। क्राटोजेन का मतलब है कठोर और जटिल खंड, इन्हीं क्राटोजेन के मध्य मिलता है ओरोजेन। फिर वो कहता है श्वसन वर्ग। श्वसन वर्ग का मतलब मीडियन मास। श्वसन वर्ग एक ऐसी स्थलाकृति है जो 2 ओरोजेन के मध्य मिलता है या 2 पर्वतों के बीच मिलता है। याद रखना ये ओरोजेन का मतलब पर्वत होता है, और कोबर के अनुसार भूसन्नतियों में जो बलन है वो उसके लिए पर्वत है, इसीलिए वो ओरोजेन को भूसन्नति के रूप में इमेजिन कर रहा है तो पर्वत ही वो। तो जैसे मान लो कोई पर्वत बनता है इस प्रकार से, तो ये क्या है ओरोजेन, ये भी क्या है ओरोजेन। 2 पर्वतों के बीच में या 2 ओरोजेन के बीच में ये जो खाली स्थान बच गया है जहां पर पर्वत नहीं बने हैं, इसको वो बोल रहा है मीडियन मास या बोल रहा है श्वसन वर्ग। और फिर है रैंड कैटन। रैंड कैटन क्या होते हैं, जब पर्वत बनते हैं तो ये पर्वतों की जो ढलान दिख रही है जहां से पर्वत अंत हो रहा है, इनको बोला जाता है सीमांत भाग। कोई भी पर्वत होगा उसका अंतिम पार्ट तो होगा ही होगा। जैसे मान लो ये है ट्रांस हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, उसके बाद यहाँ भावर प्रदेश शुरू हो जाते हैं, फिर तराई प्रदेश शुरू हो जाते हैं। तो मैं शिवालिक से जब नीचे उतरूंगा तो कोबर के अनुसार जो भावर का एरिया जहां शिवालिक खत्म हो रहा है ये रैंड कैटन है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं खड़ा हो जाऊं पश्चिमी घाट में,
तो पश्चिमी घाट के जब हम पश्चिम में जाएंगे तो हम अरब सागर में जाकर गिर जाएंगे। तो जहां पश्चिम घाट खत्म हो रहा है वो है रैंड कैटन, किसके अनुसार? कोबर के अनुसार। अब जब वो पूरी प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस की प्रक्रिया को हमें समझने की जरूरत है, तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी सब चीजों को। देखो यहां पे ये पूरी कहानी है जो जियोसिंक्लाइन में हमको समझनी है कि ये दो खंड है हमारे पास, खंड ए खंड बी। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये सी लेवल आप लोगों को दिख रहा होगा, और थोड़ा सा जो तुमको यहाँ दिख रहा है ये अवसाद भरे हुए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर समय बीता, समय बीतेगा तो चीजें स्पष्ट हुई कि जो पहले अवसाद यहां तक थे अब वो अवसाद यहां तक आ गए। इसका मतलब इनमें अवसाद भरना शुरू हो रहे हैं, वो अवसाद भरेंगे तो वजन की वजह से यह नीचे की ओर भागेगा, तो ये दोनों खंड एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे। याद रखना ये दोनों खंड चल रहे हैं इसीलिए नीचे नहीं भाग रहा है, उल्टा है, ये नीचे की ओर धस रहा है इसीलिए दोनों खंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और फिर एक कंडीशन ऐसी होगी कि ये अवसाद पूरी तरह से भर जाएगा। अब चूंकि इनके द्वारा एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि वजन बढ़ता जा रहा है, तो इनके पास आने की वजह से ये सकरा हो जाएगा और जो भी इसमें मटेरियल भरा था वो मटेरियल ऊपर उठ जाएगा, और इस प्रकार से बलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा जो मानते हैं कोबर। और ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं एक्चुअली ये इस प्रकार से मिट्टियां भरती जा रही हैं। करोड़ों साल की प्रोसेस है कि ऐसे प्रकार से मिट्टियों का लेयर बनता जा रहा है। एक समय आएगा कि लेयर सी लेवल के बराबर आ गया, पर ये जो लैंड है ये एक दूसरे के पास आ रहा है क्योंकि वजन बढ़ने की वजह नीचे जा रहा है, और फिर इसमें इस प्रकार से बलन पड़ेंगे और नए नए पर्वतों का निर्माण होगा। अब जब नए पर्वतों का निर्माण हो रहा होगा तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थलाकृति तुम्हें दिख रही है। देखो ये इस प्रकार से पर्वत ऐसे ये गया, फिर अचानक से शांत हो गया, यहाँ पे फिर पर्वत बना, देख पा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ना ये पर्वतों की ढलान, ये वाला जहां पर्वत शुरू हो रहे हैं ये वाला हिस्सा ये रैंड कैटन है। तो यहां पे बताओ रैंड कैटन कहां होगा? ये वाला हिस्सा है जो रैंड कैटन है। अब ये बन के तैयार हो गए पर्वत, ये पर्वत है। बताओ इनको कोबर क्या बोलेगा? इनको बोलेगा पर्वत कोबर ओरोजेन। तो ये है ओरोजेन पर्वत के अनुसार, क्योंकि ओरोजेन बने किस में है? भूसन्नतियों में। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा तुमको दिख रहा है दो पर्वतों के बीच में, एक पर्वत ये रहा ओरोजेन, ये रहा, एक दिख रहा है सब लोगों को, तो एक ओरोजेन ये रहा, एक ओरोजेन ये रहा, दो ओरोजेन हो गए। इनके बीच में जो तुमको ये दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये कहलाता है मीडियन मास शोसेनबर्ग। यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्वत ये बना दूं और एक पर्वत यूं बना दूं, और इन दोनों पर्वतों के बीच में जो ये पठार होता है यही पठार है मीडियन मास। अब इसको हम जब अप्लाई करके देखते हैं कई सारे मैप के ऊपर तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू भी हो जाता है। अब इसके लिए मुझे एक मैप लगाना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लगा के दिखाता हूं, लेकिन मैं खुद ही बना दूंगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बन जाएगा देखो, आप यहाँ पे आ जाओ ना, वर्ल्ड मैप है तो अपने पास, ये देखो सब बच्चे देखना एक बार, ये देखो बताओ क्या है, जल्दी बोलो। सर ये पामीर का पठार है, क्लास पढ़ी है सब लोगों ने। अब पामीर के पठार से जब हम पढ़ेंगे ये गया है हिमालय, ये क्या है बेटा हमारा? हिमालय। अच्छा हिमालय के ऊपर ये वाला हिस्सा बोलो क्या है? कुनलुनसान, कुनलुनसान यानी कुनलुनसान पर्वत। और नीचे ये कौन सा पर्वत है हमारे लिए? हिमालय पर्वत। अब ये एक हिमालय है, ये एक पर्वत है, दो पर्वतों के बीच में अचानक से यहां पर एक पठार मिलेगा जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। आई बात समझ में? तो तिब्बत का पठार क्या है? दो पर्वतों के बीच में है, तो कोबर के अनुसार ये तिब्बत का पठार शोसेनबर्ग हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यहां पे हो रहा है, ये मान लो आप क्या, ये वाला कुनलुन, ये मान लो हिमालय, तो बताओ इसको क्या नाम दोगे? तिब्बत। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही ये बताओ, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? तिब्बत। तो पूरी दुनिया पे जब आप देखोगे तो चीजें समझ में आने शुरू हो जाती हैं कि अच्छा इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है।
ठीक इसी प्रकार से ऐसे जाएंगे हम लोग नीचे, ऊपर हिंदूकुश, फिर पॉन्टिक, फिर टॉरस, यहाँ अनातोलिया का पठार, यहाँ पे कई सारे ईरान के पठार। तब समझ में आ रहा है कि कोबर कहीं ना कहीं सही है, पर कोबर कई सारी चीजों में गलत है। वो मानता है कि इसकी प्लेट है जो अंगारा वाली वो नीचे आ रही है, और प्लेट टेक्टोनिक मान रही है कि ये ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से कोबर की आलोचनाएं भी हैं, उन आलोचनाओं को तो हमें करना ही पड़ेगा, कंप्लीट जरूरी है। तो ये है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और इसकी कई सारी अवस्थाओं में वो बनाएगा। अब वो अवस्थाओं में कैसे बनाएगा हम उसको एक बार कंप्लीट करके देखते हैं, चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। हम उसको एक बार कंप्लीट करके देखते हैं, चीजों को समझ में आ जाएंगे। कोबर कहता है कि पहले तो दो लैंड मास ले लो, दो कठोर लैंड मास। तो ये है कठोर लैंड मास, या मैं इसको कह दूं इस प्रकार से, क्राटोजेन। क्या है ये? क्राटोजेन। और इस क्राटोजेन का नाम है अंगारा। ये है क्राटोजेन, दो क्राटोजेन होने चाहिए ना। इसका नाम है गोंडवाना। थोड़ी देर के लिए मान लो ये भारतीय प्लेट है, और ये वाली मान लो ये यूरेशियन प्लेट है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और इन दोनों के बीच में ये है सी लेवल, प्रारंभिक अवस्था है। अब इसमें भर रहा है तुम्हारा अवसाद। तो ये है पहली स्टेज, भूसन्नति निर्माण। पहली स्टेज का नाम क्या हो जाएगा? भूसन्नति निर्माण। मतलब भूसन्नति बन रही है, इसमें इस प्रकार से बनती हुई चली जाएगी, और सी लेवल तक इसको पहुंचा देना। और यहां पे लिख देना भूसन्नति, और ये लिख देना सी लेवल। स्टेज 1 पूरा हो गया। अब आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या करोगे हम? जो भूसन्नति बना है, इस भूसन्नति में कठोरता लाएंगे, हम संपीड़न लाएंगे, लिथोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम लोग? लिथोजेनेसिस करेंगे। चलो नॉर्मल वाला बना दो इस प्रकार से। ये सी लेवल था। लिथोजेनेसिस का मतलब लेयर्स बन चुकी हैं इसमें अच्छी खासी, इस प्रकार से ये लेयर्स बन चुकी हैं, और इन लेयर्स की वजह से जो तल है वो नीचे जाएगा, और ये वाला जो क्राटोजेन है वो इस प्रकार से इधर आएगा। इसको लिख दो K1, इसको लिख देना K2। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। ये है स्टेज 2, और इस स्टेज 2 का नाम है लिथोजेनेसिस। क्या हो रहा है लिथोजेनेसिस में बताइए? कि अवसादों में, ऐसे बोलोगे, अवसादों का प्रतिकरण हो रहा है। बस इतना लिख के छोड़ देना, क्योंकि 5 नंबर में अगर आएगा तो भाषा ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं। फिर आगे आए, जैसे हम आगे आएंगे तो अगला है टेक्टोजेनेसिस। टेक्टोजेनेसिस, टेक्टोजेनेसिस कंडीशन क्या होगी? ये सी लेवल है, इस प्रकार से लेयर्स बन चुकी थी अंदर, ये लेयर्स अंदर इस प्रकार से उठना शुरू कर दिए हैं। पर याद रखना कि ये K1 है, ये K2 है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये नीचे जा रही है। इसमें हो क्या रहा है कि ये तुमको बाहर से कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, बाहर से कोई भौतिक परिवर्तन नहीं, अंतर्वेदी परिवर्तन हो रहा है।
यानी कि अंदर से चट्टानें बन रही हैं, वो भी आग्नेय प्रकार की। तभी तो प्रश्न उठता है कि भाई बलित पर्वत में आग्नेय चट्टानें कैसे मिल रही हैं, बाहर नहीं आए। जैसे किसी जो देखे होंगे आपने, रेशम के कीड़े होंगे या अंडा देखो आप, तो अंडे के अंदर प्रोसेस चल रही होता है, लेकिन अंडे के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बच्चा डेवलप हो रहा होता है अंदर, होता है ऐसा। तो बाहर से कोई परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है, अंदर हो रहा है। ऐसे ही इसके बाहर से कुछ नहीं समझ में आएगा हमको, इसके अंदर चट्टानों का निर्माण हो रहा है, भूभौतिक भू रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं। तो इस स्टेज को कहा गया टेक्टोजेनेसिस। इसको देवनागरी में ही लिख के आना पड़ेगा, मजबूरी है। टेक्टोजेनेसिस, विवर्तनिक क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये स्टेज 3 हो गई। अब जब अंदर टेक्टोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, एक्रेशनरी प्रिज्म जैसा बन जाएगा, टेक्टोनिक आर्क, वॉल्केनिक आर्क, जो भी बनना होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोवर नहीं बोल रहा है, ऐसा अपन को दिखेगा, वो बोलेंगे। फिर स्टेज 3 के बाद हमारी स्टेज 4 आएगी, और इस स्टेज 4 में हम स्पष्ट रूप से यहां पे देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें अब उत्थान होना शुरू हो गया और इसने हाइट पकड़ ली। ये हमारा स्तर था और इस प्रकार से हमारे पास लेयर्स बनी हुई हैं। हम नीचे की ओर भाग रहे हैं, K1 और K2 एक दूसरे के और ज्यादा पास आएंगे, सकरा होगा। जैसी सकरा होगा तो इसमें उत्थान होना शुरू हो जाएगा, और इस उत्थान की वजह से पर्वतों के ऊपर हाइट आना शुरू हो जाएगी। पर्वतों में एक हाइट पकड़ना, डेवलप हो जाएंगे पर्वत पूरी तरह से। तो इसको बोलेंगे ओरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? ओरोजेनेसिस। फिर आती है स्टेज 5। स्टेज 5 ये कहती है कि जब ये पर्वत बन रहे होंगे तो इस पे बहिर्जात बल भी काम कर रहा होगा। तो पर्वत बनने के साथ साथ इसका विनाश भी शुरू हो जाता है। इसे विकास की अवस्था कहते हैं, उसे कहते हैं ग्लिप्टोजेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। इसे पर्वत विकास की अवस्था कहा जाता है। अगर 11 नंबर में आएगा तो आपको इस हिसाब से जाना है। और फिर लास्ट में जब पूरा डायग्राम बन जाएगा, याद रखना है इस डायग्राम को, जब 6वें में ग्लिप्टोजेनेसिस बनाओगे तो डायग्राम को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहां पर तुमको यहां पे लिखना है K1, यहां लिखना है K2, और उसके बाद इस प्रकार से लहराती हुई क्या बनाओगे, वहां पर परतें बनाओगे, और फिर यहां पर एक सी लेवल डॉट डॉट करके शो कर देना। और उसके बाद ये जो बन रहा है हमारा यूं, ये जो बन रहा है ये है अंतिम डायग्राम। अब इस अंतिम डायग्राम में कैसे लिखना है वो देखो। यहां लिखना क्राटोन, ये है रेंड कैटन, ये है ओरोजेन, ये है स्वासेनबर्ग, स्वासेनबर्ग मीडियन मास, और ये है कोबर। और यहां पे ये 2 डैश जरूर लगाना, और इस प्रकार से ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। खत्म कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब जो लास्ट वाला प्रोसेस बताया था ग्लिप्टोजेनेसिस, उसमें अपर्दन हो रहा होगा। अपर्दन होगा तो फिर से पूरा टूट जाएगा, मलबा बनेगा, भूसन्नति बनेगी, फिर वजन पड़ेगा, फिर पर्वत बनेगा। तो इसको बोला जाता है भूसन्नति चक्र, जो ऐसा दिखाई देगा। तो पहले भूसन्नति होगी, ठीक है, फिर उस भूसन्नति के अवसाद जमा होंगे, अवसाद का वजन होगा तो धसाव होगा, धसाव होगा तो अग्रदेश जो हमने फोरलैंड बोले थे वो आगे आएंगे, फिर मोड़ों का निर्माण होगा, मोड़ माने फोल्ड, उससे पर्वत बनेंगे, फिर अंतिम स्टेज में अनाच्छादन होगा, जैसे कि अपर्दन और अपक्षय होगा, और अनाच्छादन से मलबा निकलेगा, फिर से भूसन्नति बनेगी। इसे भूसन्नति चक्र कहा जाता है। आलोचना भी है कोबर की कई सारी, ये लिखी हुई है सामने। जैसे कोबर पर्वत निर्माण के 6 युग बताते हैं, जबकि एक्चुअली 4 युग ही हैं।
संबंधित संकुचन बल पर्वत निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है, इतना थोड़ा ना दबाव हो जाएगा कि चीजें एक दूसरे के पास आ जाएं। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार एक अग्रदेश तेजी से आगे खिसकता है, जबकि इनके दोनों बराबर गति से खिसक रहे थे। उत्तर से दक्षिण फैले पर्वतों की व्याख्या नहीं की है, केवल ये उन्हीं पर्वतों की व्याख्या कर पाए हैं जो पश्चिम से पूरब फैले हुए हैं। उत्तर से दक्षिण अगर कोई पर्वत फैला हुआ है तो उसकी व्याख्या करने में इनके फेफड़े बाहर आ गए, नहीं कर पाए, अच्छे से समझा नहीं पाए चीजों को। देखो यहाँ से ये पश्चिम से पूरब, आल्प्स हो, हिमालय हो, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र हो, इन्हीं को परिभाषित कर पाए। रॉकीज और एंडीज कैसे बन रहे हैं इनकी परिभाषा नहीं दे पाए हैं। ड्रैकेंसबर्ग कैसे बना पता नहीं, अरावली कैसे बना पता नहीं, इसलिए इनकी आलोचना करना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप चीजें समझ में नहीं आ रही रट लो बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही छाप के चले आना। भूसन्नतियों की संख्या और स्थितियां कितनी है इन्होंने नहीं बताई। जैसे प्लेट टेक्टोनिक में बताते हैं ना कि कितने प्लेट हैं, कहाँ कहाँ प्लेट हैं, उस प्लेट के नाम बताओ, ना तो इन्होंने भूसन्नतियों की संख्या बताई और ना ही उन्होंने स्थितियां बताई कहाँ कहाँ भूसन्नतियां हैं, क्योंकि भूसन्नतियों में ही तो उसी की वजह से तो पर्वत बन रहे हैं, इसीलिए तो उसको कह रहे हैं क्या, पर्वतों का पालना, भूसन्नतियों को। एक और थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है डेली का संकुचन सिद्धांत। देखिए डेली साहब ने करना क्या है ये बताओ, कुछ नहीं करना है, बस महाद्वीपों को पास लाकर पर्वत बना देना, बात खत्म। यह इन्होंने व्याख्या की अपनी पुस्तक अवर मोबाइल अर्थ में 1926 में, और इनके बल का प्रमुख कारण है गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि उनके में क्या था, उनके में था संकुचन। इन्होंने क्या है कि 3 कठोर द्रव्यमान की पेटियां इमेजिन की हैं, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य और दक्षिणी ध्रुव के भूमध्य। और पृथ्वी की सतह पे इन्होंने गलती की है, मानते हैं कि जो ऊपरी सतह है ग्रेनाइट की बनी हुई है, सही बात है, पर उसका वजन ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, जबकि इसका उल्टा है। तो इन्होंने उल्टा मान लिया था क्योंकि इनको अपने सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। ये सिद्धांत मुश्किल है, एग्जाम में आए, बस समझ लो ऐसे ही। तो जिस प्रकार से पेंजिया के 2 टुकड़े अंगारा गोंडवाना हुए, ऐसे इन्होंने 3 टुकड़े माने, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, ये भूमध्य और ये दक्षिणी ध्रुव कहा गया। और जो इनके बीच में जलराशियां थी वो 2 थी, एक थी टैथिस सागर उत्तर वाली, दक्षिण में क्या थी पता नहीं। इन जलराशियों को इन्होंने मध्य अक्षांशीय खाई कहा, और जो बची हुई जलराशि है उसको शेष आद्य प्रशांत महासागर कहा। और कुछ नहीं कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि अवसाद आकर गिरे और इन्हीं अवसादों में बलन पड़ा और उसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ, ये इनका मुख्य थ्योरी था। आलोचना इस बात पर है घनत्व में विसंगति है, जो कि सही बात है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा नहीं होगा कि पर्वत बन जाए। और दूसरा, भूसन्नतियों का विस्तार इन्होंने बताया था बहुत चौड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, भूसन्नतियां सक्रिय होती हैं। तो इस हिसाब से हमने ये 2 सिद्धांत थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एप्लीकेशन पर मिलेगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एप्लीकेशन पर मिलेगा, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और हैरी हेस का सिद्धांत भी आपको, यानी हैरी हेस का सिद्धांत आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। बाकी और कोई जरूरत हो बताना, है ना, कुछ ज्यादा हो गया, कल पठार पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।